हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजोनॉमिक्स। आई होप आपने फैक्ट्रीज एक्ट पार्ट 1 अभी तक देख लिया होगा और आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जिसमें एम्प्लॉयज की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है। हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 11 दैट टेल्स अबाउट द क्लीनलीनेस। इसमें क्या कहा गया है कि फैक्ट्री एरिया में जितने भी वर्क रूम्स हैं या जितने भी फ्लोर्स हैं, बेंचेस हैं, उन सब की इफेक्टिव क्लीनिंग होनी है। इट इज रिक्वायर्ड टू क्लीन एवरी फ्लोर बेंच ऑफ द वर्क रूम एवरी डे। ओके, हर दिन सफाई होनी है, डर्ट नहीं जमने देनी है, कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक वॉशिंग होनी चाहिए हर एक वर्क रूम की बाय यूजिंग द डिसइंफेक्टेंट वेयर द नेसेसरी। जहाँ जरूरी हो वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का भी यूज किया जाएगा। साथ ही बात करें अगर हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है यहाँ का जिससे क्वेश्चन आ सकता है दैट इज रिलेटेड विद द पेंटिंग। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि जितने भी इनसाइड वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, सीलिंग्स हैं, उनकी पेंटिंग होनी है वंस इन एवरी 5 ईयर। ठीक है, अगर वॉशेबल वाटर पेंट से आप पेंट नहीं करा रहे हो तो हर 5 साल में पेंटिंग होनी है। एंड इफ द वॉशेबल वाटर पेंट हैज़ बीन यूज तो हर 3 साल में रीपेंट कराना है उसको, और हर 6 महीने में एटलीस्ट 6 महीने में एक बार उसकी वॉशिंग होनी, क्योंकि वॉशेबल वाटर पेंट है तो इजीली वॉश किया जा सकता है और फैक्ट्री एरिया को क्लीन किया जा सकता है। अब जब बात आती है आपके वाइट वॉश की, जहाँ पे वाइट वॉश हो रहा है अदर देन पेंट, अगर वाइट वॉशिंग हो रही है तो वाइट वॉशिंग हर 14 महीने में एक बार करानी है, एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 14 मंथ्स। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे कि आपको विंडो के फ्रेम्स पे पेंटिंग करानी है, कोई मेटेलिक फ्रेमवर्क है जिस पे पेंटिंग करानी है। तो ऐसे एरियाज में, ऐसी जगह पे जहाँ पे पेंटिंग और वार्निशिंग करनी है, हर 5 साल में एटलीस्ट एक बार डोर्स की, विंडो फ्रेम्स की वार्निशिंग और पेंटिंग होनी ज़रूरी है। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लीनलीनेस। लेट्स मूव फर्दर। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 12 में क्या कहा गया है कि अगर आप ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में ऐसा कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें वेस्ट और एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, तो आपको उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि फैक्ट्रीज अपने वेस्ट और एफ्लुएंट्स का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से रिवर्स का पानी गंदा हो रहा है, जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। सो ये सारी प्रैक्टिसेस ना हो, ह्यूमन बींग्स को कोई भी हार्म ना हो कंपनी के, फैक्ट्री के वेस्ट और एफ्लुएंट से। इसके लिए हर एक फैक्ट्री को प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने हैं और स्टेट गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए कुछ अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, कुछ रूल्स बना सकती है और कुछ ऑर्डर्स दे सकती है ऑक्यूपायर को कि आपको किस तरह से अरेंजमेंट करना है अपने वेस्ट और एफ्लुएंट्स का। नेक्स्ट है सेक्शन 13 जो बात करता है वेंटिलेशन और टेम्परेचर की। तो जब आप फैक्ट्री में वर्कर्स से वर्क करवा रहे हैं तो उस एरिया में आपको ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, फ्रेश एयर कंटिन्यूसली अंदर आ रही है और जो हीटनेस है अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जिस एरिया में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और कई बार ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो ऐसे अरेंजमेंट्स करने हैं ऑक्यूपायर को जिससे कि टेम्परेचर एक लेवल से ज्यादा एक्सीड ना हो जो कि किसी भी वर्कर की हेल्थ के लिए इंजूरियस हो। सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम के बारे में है। ये कहता है कि ऑक्यूपायर को प्रॉपर मेजर्स लेने हैं जिससे कि कोई भी डस्ट एंड फ्यूम को इनहेल ना कर पाए। अगर कोई वर्कर कंटिन्यूअसली डस्ट एंड फ्यूम को इनहेल करता रहेगा तो आगे चल के उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। सो ऐसा कोई भी हेल्थ के साथ, वर्कर की हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, उसे कोई भी लॉस ना हो, इसके लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट और प्रॉपर अप्लायंसेज अपनी फैक्ट्री में अरेंज कराने हैं ऑक्यूपायर को, सो दैट ऑल द मेजर्स कैन बी टेकन and there should be no harm to the health of worker। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऐसे होल्स को या ऐसी जगह जहां से डस्ट एंड फ्यूम आ रही है, अगर बाहर से आ रही है, आपके प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं हो रही बट बाहर कहीं से आ रही है, तो भी आपको ऐसे डस्ट एंड फ्यूम वाले होल्स को जल्दी से जल्दी ही बंद कराना चाहिए, उनका ओरिजिन ढूंढ के। बढ़ते हैं सेक्शन 15 की तरफ। इसमें आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की बात की गई है। तो फैक्ट्री में जो एयर है अगर उसमें ह्यूमिडिटी एक सर्टेन लेवल से कम है तो उसे आर्टिफिशियली इंक्रीज करना पड़ेगा।
ऑक्यूपायर इसके लिए कोई भी मेथड जो उसको सूटेबल लगे वो यूज कर सकता है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्टैंडर्ड्स और कुछ ह्यूमिडिफिकेशन के मेथड्स प्रिस्क्राइब कर सकती है, और जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। किसी भी फैक्ट्री में अगर आर्टिफिशियली ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जा रहा है, तो जो भी वाटर उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो पब्लिक सप्लाई से लेना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पब्लिक सप्लाई तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो ड्रिंकिंग वाटर का यूज करना है, प्यूरिफाइड वाटर का यूज करना है ह्यूमिडिटी के लिए, क्योंकि वर्कर्स उस एयर में ब्रेथ करने वाले हैं, सांस लेने वाले हैं। उनके ब्रेथ से आपने जो जिस तरह का वाटर यूज किया होगा, अगर उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, तो वो सांस के थ्रू अपने अंदर ले लेंगे वर्कर्स, जो कि उनकी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 16, ओवर क्राउडिंग। सेक्शन 16 ये कहता है कि हर एक फैक्ट्री में अपने वर्कर को 9.9 क्यूबिक मीटर की जगह हर एक एम्प्लॉयर को देनी है। अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के टाइम पे फैक्ट्री बन चुकी है तो 9.9 क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह हर एक एम्प्लॉय को मिलेगी। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कमेंसमेंट के बाद अगर कोई भी फैक्ट्री बन रही है तो उसमें हर एक वर्कर को 14.2 क्यूबिक मीटर्स की जगह अलॉट होगी। आप इससे कम जगह उसे नहीं दे सकते हैं। आपको ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, फैक्ट्री एरिया में इतनी जगह हर एक वर्कर को प्रोवाइड करनी है जिससे वो प्रॉपरली अपना काम कर सके, किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो और वो खुद भी किसी और पर्सन से डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज क्या होता है, फैक्ट्री में जो भी वर्क चल रहा होता है मशीनरी वगैरह का, दैट इज वेरी सेंसिटिव इन नेचर। सो अगर ओवर क्राउडिंग होगी उस जगह पे तो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है वो वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 17 दैट टॉक्स अबाउट द लाइटनिंग। फैक्ट्री का वो हर एक पार्ट जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ फैक्ट्री वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग और इवन पासिंग, जहां से उन्हें गुजरना है, उस हर एक जगह पे प्रॉपर लाइटिंग करानी है ऑक्यूपायर को। ऐसे कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए वर्कर्स के काम करने की जहां पे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है जितनी की रिक्वायर्ड है। अब लाइटनिंग के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज किया जा सकता है, आर्टिफिशियल का या फिर दोनों का, जैसा भी सूटेबल हो उस प्लेस के अकॉर्डिंग। अब लाइटनिंग के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ग्लेयर या रिफ्लेक्शन नहीं पड़े वर्कर्स की आंखों पे, जिससे उनकी आईज पे स्ट्रेन हो, उनकी आईज को कोई भी हार्म हो या किसी भी एक्सीडेंट को होने का रिस्क हो। नेक्स्ट है सेक्शन 18, ड्रिंकिंग वाटर। अभी कॉमन सी बात है कि अगर आपके यहाँ कोई वर्कर काम करने आ रहा है, अगर आपके घर पे भी कोई छोटा सा काम हो रहा है, जो भी वर्कर है अगर वो पीने का पानी मांगेगा तो आप उसे डेफिनेटली दोगे, ठीक है। इट इज अ कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो। बट फिर भी अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं दे रहा है, तो उसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट में एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि आपको अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, प्लस जहां पे भी ड्रिंकिंग वाटर, वो सारे पॉइंट्स जहां पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है वहां पे आपको लेबल लगाना है, उसको मार्क करना है कि ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल हियर इन द लोकल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स समझते हैं, उस लैंग्वेज में आपको मार्क करना है कि ड्रिंकिंग वाटर यहाँ अवेलेबल है। और ड्रिंकिंग वाटर का कोई भी पॉइंट किसी वॉशरूम या किसी कोई ओपन ड्रेन है जिसमें एफ्लुएंट्स या वेस्ट है, ऐसी सारी जगहों से कम 6 मीटर की दूरी पे होगा। 6 मीटर से कम की दूरी पे आप कोई भी ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि अगर आपकी फैक्ट्री में 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको उनको गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी प्रोवाइड करना है। यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में होंगे जब आप उनको कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट है सेक्शन 20, स्पिटून्स। तो हर एक फैक्ट्री में प्रॉपर स्पिटून्स की फैसिलिटी मेंटेन करनी है ताकि फैक्ट्री एरिया में हाइजीन बनी रहे और क्लीन रहे हमारी फैक्ट्री। अगर कोई भी एम्प्लॉय जो स्पिटून्स है उसके बाहर स्पिट करता है तो 5 रुपीज का फाइन है, उस पर पेनाल्टी ऑफ मैक्सिमम 5 रुपीज। और एम्प्लॉयर को प्रॉपर नोटिस भी लगाने होंगे अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कि कोई भी स्पिटून्स के बाहर स्पिट नहीं करेगा, अदरवाइज 5 रुपीज का
फाइन है। तो चैप्टर 3 हमने कवर कर लिया जिसमें हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस थे। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ जिसमें सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है। सेफ्टी के प्रोविजन में जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 21, fencing of machinery. It says that every machinery of the workplace, every machinery of the factory should be properly fenced and covered. फैक्ट्री में रहने वाली हर एक मशीनरी जिस पे काम हो रहा है प्रॉपर उसकी फेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कवर होनी चाहिए, जिससे कि उस मशीनरी के कांटेक्ट में आने से किसी भी पर्सन को कोई हार्म ना हो। एज यू कैन सी द पिक्चर इन द बैकग्राउंड, दिस मशीनरी इज ओपन, दिस इज नॉट प्रॉपरली फेंस्ड, so any person, any worker who comes in the contact of this machinery can be harmed. And in the left side of the picture you can see an electrical generator that is opened, that is not properly fenced and this can harm any of the worker. Factories Act कहता है कि जैसा ये आपको लेफ्ट आपके राइट साइड पे पिक्चर दिख रहा है, इस तरह से प्रॉपर आपको हर एक मशीनरी को जितना भी पॉसिबल हो सके उतना कवर करके उसकी प्रॉपर फेंसिंग करके रखें। नेक्स्ट इज सेक्शन 22, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर ऐसे कोई भी मशीनरी है जो आप बैकग्राउंड में अभी देख सकते हैं, जिस मशीनरी का पिक्चर है, इट इज़ लुकिंग एक्चुअली वेरी क्रिटिकल। जब ये मशीनरी वर्क करेगी, जब ये सारे ही जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये मोशन में होंगे, जब ये मूवमेंट करेंगे, तो इस मशीनरी पे किसी ऐसे पर्सन का काम करना ज़रूरी है जो कि बहुत एक्सपर्ट हो, हु इज़ हैविंग ऑल द एक्सपर्टाइज टू वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ द मशीनरी। तो फैक्ट्रीज एक्ट यही कहता है कि ऐसी मशीनरी पे जो कि मोशन पे है कंटिन्यूअस, उन पे आपको स्पेशली ट्रेन पर्सन्स को डिप्लॉयड करना है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बहुत नया है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, उसे आपको ऐसे मशीनरीज पे डिप्लॉयड नहीं करना है। प्लस ऐसे किसी भी मशीनरी की जो बेल्ट्स हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं, उनकी विड्थ 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड कोई भी वुमेन या यंग पर्सन ऐसे किसी मशीनरी को क्लीन करने में, उसके किसी पार्ट को लिब्रिकेट करने में, उसकी ऑयलिंग करने में, ऐसे किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा व्हेन दैट मशीनरी इज़ इन द मोशन। मीन्स जब मशीनरी चल रही है, मशीनरी के चलने के टाइम पे कोई भी वुमेन या यंग पर्सन उस मशीनरी को क्लीन करने के लिए, उसको लिब्रिकेट करने के लिए, उसकी ऑयलिंग करने के लिए अलाउ नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 23, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन द डेंजरस मशीन। सो अगर फैक्ट्री में आपके डेंजरस मशीन्स हैं जिन पे वर्क करना है, तो किसी भी यंग पर्सन को वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा। एंड इफ़ द पर्सन इज, इफ़ द ऑक्यूपायर इज employing that young person, is deploying the person on that dangerous machine, अगर आप डिप्लॉयमेंट कर भी रहे हैं तो किसी एक एक्सपर्ट के अंदर डिप्लॉय करेंगे, यंग पर्सन की होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 24 दैट टेल्स अबाउट द स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। फैक्ट्री प्रमाइसेस में प्रॉपर स्ट्राइकिंग गियर होने चाहिए जिससे कि पुलिस और बेल्ट्स के मूवमेंट को किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सके, उनके मूवमेंट को स्टॉप किया जा सके। और पावर कट ऑफ के लिए डिवाइसेस होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर फैक्ट्री में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो पावर कट ऑफ डिवाइस का यूज़ करके इमीडिएटली फैक्ट्री की पावर को कट ऑफ किया जा सके और कोई भी मिस हैपनिंग होने से रोकी जा सके। सेक्शन 25 टेल्स अबाउट द सेल्फ एक्टिंग मशीन। अगर फैक्ट्री एरिया में सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हैं तो उनसे कम 45 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करके रखनी है हर एक वर्कर को। एवरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री शुड मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेल्फ एक्टिंग मशीन। अब यही एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने, एग्जाम में यही पूछेगा कि कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाना चाहिए सेल्फ एक्टिंग मशीन से अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट। So you have to remember these points, these figures in your mind, right? बढ़ते हैं सेक्शन 26 की तरफ, केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। केसिंग या फेंसिंग जो भी नई मशीनरी आप फैक्ट्री में ला रहे हैं, प्रॉपर उसकी केसिंग करके रखेंगे जब तक उस मशीनरी को इंस्टॉल नहीं करा लेते, प्रॉपर वर्क नहीं स्टार्ट हो जाता। सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि किसी भी वुमेन और चिल्ड्रन को कॉटन ओपनर में आपको डिप्लॉय नहीं करना है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी सर्कमस्टांसेस पे कॉटन ओपनर के पास वुमेन और चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अगर ऑक्यूपायर ऐसा करता है तो इट मीन्स कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 28 अबाउट द हॉइस्ट एंड लिफ्ट। तो जितनी भी लिफ्ट्स और हॉइस्ट जो अगर आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन अच्छे मटेरियल से होने चाहिए, शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ गुड मटेरियल and has to be examined in every 6 months by the competent person। हर एक 6 महीने में competent person से examination होना है। and maximum safe load shall also be marked।
जैसे कि आप किसी लिफ्ट में एंटर करते हो, उसमें मार्क होता है ना कि इतना लोड ही हमारी लिफ्ट ले सकती है। और कोई भी बंदा जब एक्स्ट्रा आ जाता है ना, जैसे ही वो कदम रखता है तो क्या होता है कि सायरन बजना, हूटर स्टार्ट हो जाता है कि भैया अब हम लिफ्ट मना कर देती है कि अब हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। सो फैक्ट्री एरिया में भी अगर आपने ऐसी कोई लिफ्ट लगा रखी है सामान को ले जाने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम सेफ लोड मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 29 दैट टेल्स अबाउट द लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप्स एंड द लिफ्टिंग टैकल्स। सो अगर ऐसे कोई भी चेन्स, रोप्स या लिफ्टिंग टैकल्स लगे हैं आपकी फैक्ट्री एरिया में, तो सबसे पहला पॉइंट तो सेम रहेगा कि शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ गुड मटेरियल, अच्छे मटेरियल से कंस्ट्रक्शन होना है, एंड टू बी एग्जामिन्ड इन एवरी 12 मंथ बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। आई थिंक हियर यू कैन मेक द डिफरेंस। अब आपको यहीं पे फंसा सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन। अगर हॉइस्ट एंड लिफ्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो हॉइस्ट एंड लिफ्ट का एग्जामिनेशन हर 6 महीने में होगा। उसके अलावा चाहे लिफ्टिंग मशीन्स आए, चेन्स हो, रोप्स हो या फिर लिफ्टिंग टैकल्स हो, उनका एग्जामिनेशन 12 महीने में होगा। और इन दोनों का एग्जामिनेशन कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन को हमने चैप्टर 1 में देखा था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट जिस पर्सन को रखेगी एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, उसे कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा। आते हैं सेक्शन 20 की तरफ दैट टेल्स अबाउट द रिवॉल्विंग मशीनरी। रिवॉल्विंग मशीनरी से मतलब है अगर ऐसी कोई भी मशीनरी फैक्ट्री एरिया में लगी है जिसमें प्रॉपर ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, सो उस मशीनरी के पास एक नोटिस लगा होना चाहिए जिसमें कि मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल डिसाइड दी हुई होनी चाहिए और उस मशीनरी की स्पीड भी देनी चाहिए। जैसे हमने सेक्शन 25 में पढ़ा सेल्फ एक्टिंग मशीन में कि 45 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो हर एक को मेंटेन करके रखना है, तो ऐसे रिवॉल्विंग मशीनरी के पास भी एक नोटिस लगा होना चाहिए कि इतना सेंटीमीटर का डिफरेंस आपको मेंटेन करके रखना है। जो ग्राइंड स्टोन है उनकी स्पीड कितनी है, ये स्पीड भी आपको मेंशन करके रखनी है इन अ नोटिस नियर बाय द मशीनरी। बढ़ते हैं सेक्शन 31 की तरफ। ये कहता है कि फैक्ट्री एरिया में जितने भी फ्लोर्स, स्टेयर्स और मीन्स ऑफ एक्सेस हैं जिनका फैक्ट्री वर्कर्स यूज़ करने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर किसी सेमी गुड्स, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ऑल दैट एरिया शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड फ्री फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टिकल्स, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हैजार्डस सिचुएशंस को रिड्यूस किया जा सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि अगर कोई भी फैक्ट्री पर्सन, फैक्ट्री वर्कर कहीं हाइट पे वर्क कर रहा है जहाँ से उसके गिरने का डर है, तो आपको उस एरिया की प्रॉपर फेंसिंग करा के रखनी है। उस एरिया पे लाइक नेट लगवा के रख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली करते हैं फैक्ट्री एरिया में, जिससे कि वो वर्कर अगर बाई चांस गिरता है, ऑल्दो वो सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो हाइट पे वर्क कर रहे होते हैं दे आर प्रॉपरली इक्विप्ड विद ऑल द सेफ्टी इक्विपमेंट, सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ वो जाते हैं ऐसे जगहों पे वर्क करने। बट फिर भी अगर बाई चांस वो गिरते हैं तो उस नीचे के एरिया की प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, नेट लगा होना चाहिए, किसी भी तरह से आपको फेंसिंग करनी है जिससे फैक्ट्री वर्कर अगर नीचे आता है तो उसे कोई भी हार्म ना हो। दैट सिचुएशन शुड नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर दैट वर्कर। बढ़ते हैं सेक्शन 33 की तरफ। सिंपल ये कह रहा है कि अगर कोई भी पिट, सम्स या फिर ओपनिंग है फ्लोर्स में, ठीक है, आपके फैक्ट्री एरिया में गड्ढे हैं, कोई ओपनिंग्स हैं जो कि गहरी हैं जिससे किसी भी वर्कर उसमें गिर सकता है, किसी के लिए डेंजर हो सकती है, ऐसे सारे एरियाज़ को आपको प्रॉपरली कवर कराना है जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट 34 पे बढ़ते हैं। तो किसी भी वर्कर को आप एक्सेसिव वेट नहीं देंगे लिफ्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। इतना एक्सेसिव वेट जो किसी पर्सन को कोई भी इंजरी दे सकता है, कोई पर्सनल इंजरी कॉज कर सकता है, ऐसा आपको एक्सेसिव वेट किसी भी फैक्ट्री वर्कर को नहीं देना है लिफ्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए या फिर मूव करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है सेक्शन 35 की। इट्स वेरी सिंपल, इट सेज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ आई। बढ़ते हैं चैप्टर 4 के एंड की तरफ। अगला सेक्शन है सेक्शन 35। ये कहता है कि अगर आपके फैक्ट्री वर्कर्स कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी आईज के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैक्ट्रीज वर्कर की आईज का प्रोटेक्शन करें और उन्हें प्रॉपर गॉगल्स दें सो दैट देयर आईज कैन बी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट है सेक्शन 36 दैट टेल्स अबाउट द प्रिकॉशन अगेंस्ट द डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस एक्सेट्रा। अगर फैक्ट्री एरिया में ऐसा कोई भी चैम्बर, टैंक, पिट, पाइप या फिर कोई कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे कोई गैस, फ्यूम या वेपर प्रेजेंट हो सकता है, तो उस एरिया में किसी भी पर्सन को जाने की अनुमति नहीं है। नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ दैट चैम्बर एरिया और द कन्फाइंड स्पेस
बट अगर नेसेसरी होता है, इफ़ ओनली इफ़ इट इज़ नेसेसरी, सो दैट पर्सन शुड एंटर विथ फुल ऑफ द मेजर्स। अगर कोई पर्सन जा भी रहा है ऐसे एरिया में तो उसे पूरे मेजर्स के साथ जाना है, जिससे उस वर्कर की लाइफ के लिए कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो। सेक्शन 36A है नेक्स्ट सेक्शन, जो कि इसी से रिलेटेड है। अब आप पहली बात तो अलाउ नहीं है ऐसे किसी भी एरिया पे जाने के लिए, बट अगर नेसेसरी है तो आपको पूरे मेजर्स के साथ भेजना है। 36A क्या कहता है कि ऐसे किसी भी एरिया में आपको 24 वोल्ट से ज़्यादा का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने साथ लेकर नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उस एरिया में, उस चैम्बर में, उस कन्फाइंड स्पेस में कोई भी इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट हो सकती है, आपको डाउट है कि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेबल गैस है या ऑलरेडी पता है, तो कोई भी लाइट, कोई भी लैंप वहाँ पे अलाउ नहीं होना है। यू हैव टू मार्क इन योर माइंड कि सबसे पहली बात, कोई भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट ले नहीं जानी है। अगर ले भी जा रहे हो तो 24 वोल्ट से ज़्यादा की नहीं ले जानी है। और अगर इन्फ्लेमेबल गैस है तो कोई भी लाइट किसी भी सिचुएशन में अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 37, एक्सप्लोजिव और द इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा। मीन्स इट सेज कि अगर आपके फैक्ट्री एरिया में कोई भी ऐसा वर्क हो रहा है जिसमें कोई इन्फ्लेमेबल डस्ट या गैस निकल रही है, जिससे कि कोई भी कुछ एक्सप्लोजिव गैस है, उसके लिए आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करना है। कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे कि वो इन्फ्लेमेबल गैस या फिर वो एक्सप्लोजिव कोई भी हार्म ना करे, उससे कोई भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो जो वर्कर्स के लिए हार्मफुल हो। नेक्स्ट है सेक्शन 38, प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। सो अगर ऐसे इमरजेंसी कंडीशन होती है कि फायर लग जाती है, आग लग जाती है फैक्ट्री एरिया में, तो उसके लिए पहले से ही प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके रखने हैं। ये प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर आपको लगा के रखने हैं फैक्ट्री एरिया में, और कुछ ऐसे इमरजेंसी गेट्स होने चाहिए फैक्ट्री एरिया में जिनसे इमरजेंसी की कंडीशन में निकला जा सके, वर्कर्स वहाँ से निकल सके। और सारे ही वर्कर्स को आपको इन सेफ्टी मेजर्स की पहले से ही जानकारी देनी है, उन्हें पता होना चाहिए। आपको ट्रेनिंग देनी है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कैसे करना है, जिससे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो सारे वर्कर्स उसको हैंडल कर सकें एंड दे डोंट get panic in that situation. Next is section 39, power to require specification of defective parts or test of the stability. अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन कि बिल्डिंग का या फैक्ट्री का कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि डेंजरस कंडीशन में है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है, सो ऐसे डिफेक्टिव पार्ट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ऑक्यूपायर को इंस्ट्रक्ट करना है। पहले तो आप प्रॉपर नोटिस दें कि इस एरिया में किसी भी वर्कर का आना मना है, उसे फिर आप प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कराएं, रिकंस्ट्रक्ट कराएं, दैट पार्ट शुड बी आउट ऑफ द डेंजर सिचुएशन फॉर एवरी ऑफ द वर्कर। बढ़ते हैं सेक्शन 40 की तरफ। इट इज सेम एज द सेक्शन 39। सेक्शन 39 में सिर्फ ये था कि इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि वो स्पेसिफिक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सके, डिफेक्टिव पार्ट्स को चेक कर सके, उनकी स्टेबिलिटी चेक कर सके। सेक्शन 40 ये कहता है कि बिल्डिंग में या मशीनरी में ये ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और ऑक्यूपायर को बताना, उसे इंस्ट्रक्ट करना कि जल्दी से जल्दी उनका मेंटेनेंस करा ले, जिससे कि किसी भी वर्कर को कोई हार्म ना हो। सेक्शन 40A एंड 40B आर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। 40A क्या कहता है कि बिल्डिंग का प्रॉपर मेंटेनेंस करा के रखना है। इंस्पेक्टर को ये लगता है कि अगर बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी जगह है जो कि डेंजरस हो सकती है हेल्थ और वेलफेयर के एस्पेक्ट से, सो वो ऑक्यूपायर को या मैनेजर को ये बोलेगा कि आप बिल्डिंग का मेंटेनेंस कराएं पूरा। प्लस अगर किसी भी फैक्ट्री में 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा फॉर दैट फैक्ट्री एरिया। तो सेक्शन 40B के अंदर सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कराना ऐसी हर एक फैक्ट्री में जहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। इस सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम है कि वो टाइम पे बिल्डिंग के मेंटेनेंस और मशीनरी के मेंटेनेंस और सेफ्टी से रिक्वायर्ड सारे मेजर्स को देखेगा, चेकआउट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, और जहाँ भी उसे कोई लूप होल लगता है वो ऑक्यूपायर या मैनेजर को तुरंत इंस्ट्रक्ट करेगा, उसे इन्फॉर्म करेगा कि इन सारे मेजर्स को तुरंत लिया जाए और सिचुएशन को बेटर बनाया जाए, जिससे कि फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो। सेफ्टी ऑफिसर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार आता है कि कितने वर्कर्स होने पे सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना है। सो हियर वी आर डन विद द चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो,
Just share it with your friends so maximum of the people can get the benefit, and don't forget to subscribe the channel. We are going to discuss a very important part of the Factories Act in the next session, so stay tuned with us.